हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो में हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शंस और कॉलबैक्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि ये होते क्या हैं, इनकी क्या नीड है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज की। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट्स की मदद से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और फंक्शंस बना के भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हमारे पास कुछ सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं जो हमारे डेटा पे कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं, मतलब हमारे डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में ये दोनों ही सपोर्टेड है। तो इस वीडियो में हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स देखेंगे। तो ये जो हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं, कॉलबैक्स हैं, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का पार्ट है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जावास्क्रिप्ट को हम लोग फर्स्ट क्लास फंक्शन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो जावास्क्रिप्ट में जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको हम एज अ वैल्यू ट्रीट करते हैं, मतलब वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जिस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को वेरिएबल में स्टोर करते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग फंक्शंस को भी वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, उनको एज एन आर्गूमेंट्स भेज सकते हैं, उसको रिटर्न वैल्यू में भी भेज सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें जहाँ पे भी सपोर्टेड होंगी उसको हम लोग फर्स्ट क्लास फंक्शन कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट क्लास फंक्शन लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्लास फंक्शंस के बारे में। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, फंक्शंस को हम लोग ऑब्जेक्ट्स ट्रीट करते हैं। अब जो चीज़ें आप ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हो वो सेम चीज़ें आप फंक्शंस के साथ भी कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो सिंपल फंक्शंस डिफाइन किए हैं। ये हमारा एडिशन करेगा और ये हमारी पावर निकाल के देगा, मतलब a की पावर b। अब मैंने बोला है जावास्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शंस को वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं उसको। तो इसको हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एडिशन के नाम से, और इस फंक्शन को इस तरीके से हम लोग सेव करेंगे। तो ये हमारा सिंपल फंक्शन एक्सप्रेशन है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा a+b। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर किया है, मतलब ये जो हमारा फंक्शन है एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिशन और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू पास करता हूँ 4,5। तो आंसर आप देख सकते हैं 9 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एडिशन लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मुझे फंक्शन दे रहा है। अब जावास्क्रिप्ट में जितने भी फंक्शंस हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ XYZ और इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर देते हैं ऐसे ही रैंडम। और यहाँ पे इसको लॉक करा के देखते हैं कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं addition.xyz एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं रैंडम लिखा आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारा एडिशन वाला फंक्शन है वो हमारा ऑब्जेक्ट ही है और उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया है, उसको एक्सेस किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रैंडम लिखा आ रहा है। तो अगर मैं दोबारा से यहाँ पे एडिशन कॉल करता हूँ तो वो एक्जैक्टली सेम बिहेव करेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 ही लिखा आ रहा है। अगर इस बारी मैं एडिशन को एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, बट इसके अंदर एक प्रॉपर्टी भी है जो हमने यहाँ पे एक्सेस करी थी, एडिशन डॉट लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से हम लोग अपने फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस की। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐसे फंक्शंस जो इनपुट में फंक्शन लेते हैं या आउटपुट में फंक्शन रिटर्न करते हैं या दोनों, तो उनको हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। तो अगर इसे पिक्चर की फॉर्म में समझाऊं तो ये हमारा एक फंक्शन है जो कि इनपुट में फंक्शन ले रहा है। तो ये जो हमारा लाल वाला फंक्शन है ये हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है। सिमिलरली ये हमारा एक फंक्शन है जो कि रिटर्न हमें कर रहा है एक फंक्शन, तो ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। या अगर ये दोनों कर रहा होगा, मतलब इनपुट में भी फंक्शन ले रहा होगा या आउटपुट में भी फंक्शन दे रहा होगा, तो वो हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐसा फंक्शन जो इनपुट में फंक्शन ले या आउटपुट में फंक्शन दे या दोनों करे, उसको हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो इस वाले कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ ऑपरेशन के नाम से। इसके अंदर दो पैरामीटर्स लेते हैं a और b, और इसके अंदर एक इनपुट में हम लोग फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे मैं fn डिफाइन करता हूँ उसके लिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने fn नाम दिया है, वेरिएबल का कुछ भी नाम हो सकता है। बट यहाँ पे जो हम वैल्यू पास करेंगे वो हमारा फंक्शन होगा, इसलिए जो हमारा ऑपरेशन है ये हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम इनपुट में फंक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट के नाम से। इस फंक्शन को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे a, b के साथ, और यहाँ पे इस रिजल्ट को लॉक करा देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल हायर ऑर्डर फंक्शन डिफाइन किया है ऑपरेशन नाम का। तो यहाँ पे हम लोग दो पैरामीटर्स ले रहे हैं a और b, और तीसरा जो हमारा पैरामीटर है वो हमारा फंक्शन होगा जो हम पास करेंगे। उस फंक्शन को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं इन पैरामीटर्स के साथ, a और b के साथ। उसका जो रिजल्ट आएगा इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं और उसको लॉक करा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको कॉल करते हैं ऑपरेशन, और यहाँ पे मैं a और b भेज देता हूँ 4,5। अब ये जो हमारा तीसरा पैरामीटर है इसके अंदर हमें फंक्शन पास करना है। तो ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं, अभी के लिए इन्हीं को पास कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड फंक्शन पास कर देता हूँ और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 9 लिखा आ रहा है, 4 + 5 = 9। सिमिलरली इसको कॉल करते हैं पावर के साथ भी। तो यहाँ पे मैं पावर के साथ कॉल करता हूँ इसको और इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं।
तो यहाँ पे मैं 2 और 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 8 लिखा आ रहा है, 2 की पावर 3 जो होता है वो हमारा 8 होता है। तो ये था हमारा हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इसकी नीड देखेंगे कि इसकी नीड क्या है, क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ आउटर के नाम से। अब हायर ऑर्डर फंक्शन में हम लोग फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फंक्शन को रिटर्न करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ इनर के नाम से। तो ये हमारा एक सिंपल इनर फंक्शन है और यहाँ पे मैं console.log लगाता हूँ। अब मुझे इस फंक्शन को रिटर्न करना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली रिटर्न लिखूंगा और यहाँ पे इनर रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया है, जस्ट रिटर्न किया है। तो ये भी हमारा एक हायर ऑर्डर फंक्शन है क्योंकि हमें फंक्शन रिटर्न कर रहा है जो कि हमारा इनर फंक्शन है। तो इसको कॉल करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ आउटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास इनर फंक्शन रिटर्न हो रहा है, मतलब एक फंक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। तो ये जो हमारा इनर फंक्शन है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाए थे, उसने वो फंक्शन रिटर्न ही कर दिया है। तो जिस तरीके से यहाँ पे मैं आउटर लिखता हूँ और वो मुझे इस फंक्शन की बॉडी रिटर्न कर देता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे इसने इसकी बॉडी रिटर्न कर दिया, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो अगर मैं इस इनर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो इस तरीके से हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और ब्रैकेट लगा दूंगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं इनर लिखा आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको वेरिएबल में स्टोर करता हूँ और अपने आउटर फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो जो हमारा रिजल्ट है वो एक फंक्शन है जो कि हमारा इनर फंक्शन को पॉइंट करता है। मतलब आउटर की जो रिटर्न वैल्यू है वो हमारा इनर फंक्शन है। तो इनर फंक्शन इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट और इसको इस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं इनर लिखा आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसकी यूटिलिटी देखते हैं, इसका बेनिफिट क्या है हमें। तो इसके लिए यहाँ पे मैं कुछ कोड लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन किया है जिसके अंदर मैं नेम, एज और डिपार्टमेंट ले रहा हूँ एम्प्लॉय का, और ये मैंने कुछ सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ बनाए हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, फंक्शन फिल्टर बाय एज। तो यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉयज़ का एरे लूँगा जिसको हमें फ़िल्टर करना है। जो भी आप एज पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको फ़िल्टर करके दे देगा। तो यहाँ पे मैं EMPS ले लेता हूँ इसे, और यहाँ पे एक एज लेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें फ़िल्टर करना है। तो यहाँ पे एक सिंपल फॉर लूप लगाते हैं EMPS.length तक i++। तो ये मैंने एक सिंपल फॉर लूप लगाया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेंगे जिसको मैं एम्प्टी एरे डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को फ़िल्टर कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी एज। जो हमने एज पास करी है उस एज के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें फ़िल्टर करने हैं। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़ EMPS.age इज़ इक्वल टू एज, मतलब जो हमने एज पास करी है अगर वो एम्प्लॉय की एज है तो उसको हम लोग रिजल्ट में पुश कर देंगे। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट वाले एरे के अंदर इसको पुश कर देता हूँ EMPS। तो इस तरीके से हम लोग इसको फ़िल्टर करेंगे और एंड में इसको रिटर्न कर देंगे जो भी हमारी फ़िल्टर्ड लिस्ट है। तो ये हमने एक सिंपल फंक्शन डिफाइन किया है जो एज पे फ़िल्टर करेगा। तो इसको यहाँ से कोलैप्स कर देते हैं, थोड़ा रूम बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसको कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ फिल्टर बाय एज, और इसके अंदर अपना एम्प्लॉयज़ का एरे पास कर देते हैं, और यहाँ पे एज पास करते हैं 22, और इसको console.log करा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास 2 एम्प्लॉयज़ आ चुके हैं जिनकी एज जो है वो 22 है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई और एज पास करता हूँ, 27 पास कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास सिर्फ एक ही एम्प्लॉय आ रहा है जिसकी एज जो है वो 27 है। तो इस तरीके से हमने एक फ़िल्टर बाय एज का फंक्शन बनाया। अब सपोज़ रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे फ़िल्टर बाय डिपार्टमेंट करना है, तो एक तरीका तो ये होगा कि मैं इसका एक और फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे जो भी आप डिपार्टमेंट पास करोगे वो यहाँ पे मैं ले लूँगा इनपुट में, और इसको नाम चेंज कर देते हैं, फ़िल्टर बाय डिपार्टमेंट कर देते हैं इसको। और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसको कि अगर इसका डिपार्टमेंट जो है जो हमने डिफ़ाइन किया है और जो आपने डिपार्टमेंट पास किया अगर वो सेम है, तो इस तरीके से हम लोग फ़िल्टर बाय डिपार्टमेंट का फंक्शन लिखेंगे। तो इसको भी कॉल करके देख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग एडमिन पास कर देते हैं। तो जितने भी एडमिन वाले एम्प्लॉयज़ होंगे वो हमारे लॉग हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एडमिन वाले एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, जिम और जॉन। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका डिपार्टमेंट जो है वो एडमिन है, सिमिलरली इसका भी डिपार्टमेंट एडमिन होगा। तो इस तरीके से हम लोग फ़िल्टर फंक्शन बना रहे हैं। बट अब सपोज़ मेरे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती है एम्प्लॉय के अंदर, तो उनके फ़िल्टर फंक्शन हमें सेपरेटली लिखने पड़ते हैं। बट अगर आप इन दोनों फंक्शंस को ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ ये जो कंडीशन है हमारी इसी में चेंज है, मतलब पूरा फंक्शन सेम है, बस ये कंडीशन जो है वो हमारी चेंज है। तो ऐसी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब हमें कोड डुप्लीकेट ना करना पड़े, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हायर ऑर्डर फंक्शंस क्रिएट करते हैं। तो हायर ऑर्डर फंक्शन में क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन पास कर देंगे, उसके बेसिस पे वो जज कर लेगा कि इसको इंक्लूड करना है कि नहीं। मतलब कॉल करते टाइम हम फिल्टर फंक्शन पास करेंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि इस ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करना है या नहीं। तो यहाँ पे एक हायर ऑर्डर फंक्शन डिफाइन करके देखते हैं उससे कैसे कोड रिड्यूस हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ फिल्टर के नाम से, और यहाँ पे मैं EMPS ही लूँगा, और इस बार यहाँ पे मैं एक फंक्शन इनपुट में लूँगा। तो ये हमारा एक हायर ऑर्डर फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ इनपुट में। तो सेम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं।
तो अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को देखूं तो सिर्फ इसी लाइन में चेंज था हमारा, मतलब ये जो हमारी कंडीशन थी सिर्फ इसी में चेंज था। तो इस बार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करा देंगे। मतलब इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करा दूंगा। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करा दूंगा और इसके अंदर ये आइटम भेज दूंगा, जो भी मेरी आइटम है इसको यहाँ पे पास कर दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस आइटम पे, मतलब ये जो हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, इस पर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर इस फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया तो उसको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, अगर इस फंक्शन ने फॉल्स रिटर्न किया तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो हमारा एक सिंपल हायर ऑर्डर फंक्शन रेडी हो चुका है। तो इसको कॉल करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और इसको कॉल करते हैं इस बारी फिल्टर। यहाँ पे मैं एम्प्लॉयज़ पास करता हूँ। अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन पास करना है, तो यहाँ पे मैं एक एनोनिमस फंक्शन बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। तो ये मैंने एक सिंपल एनोनिमस फंक्शन बनाया है यहाँ पे। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम उसके अंदर एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट भी पास कर रहे हैं। तो वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसका एक रेफरेंस बना लेता हूँ EMP के नाम से। अब यहाँ पे हम लोग अपनी कंडीशन लिखेंगे, रिटर्न EMP.age इज़ इक्वल टू 27। तो ये जो हमारा फिल्टर बाय एज वाला फंक्शन था और ये वाला जो हमारा फंक्शन है, ये दोनों सेम बिहेव करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एज पे फिल्टर लगा रहे थे एम्प्लॉयज़ पे जिनकी 27 एज है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या किया, फिल्टर फंक्शन कॉल किया एम्प्लॉयज़ पे और उसके अंदर ये फंक्शन पास कर दिया। इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, जिनकी एज जो है वो 27 है वो सारे इंक्लूड कर लो। तो इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिए। तो ये मुझे कह रहा है कि लाइन नंबर 38 पे एरर है, EMP इज़ नॉट डिफाइंड। तो अगर मैं 38 वाली लाइन पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे EMP लिखा हुआ है, जबकि ये EMPS होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, EMPS कर देता हूँ। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, ये हमारा एम्प्लॉय वाला ऑब्जेक्ट है जिसकी एज जो है वो 27 है। सिमिलरली अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो सेम आउटपुट आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शंस लिखते हैं। ये जो हमारा कोड की रिडंडेंसी है उसको बचाता है, मतलब हमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के लिए फंक्शन ही लिखने पड़ेंगे। तो ये वाला जो फंक्शन है मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, फिल्टर बाय एज वाला फंक्शन भी रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि इस फिल्टर फंक्शन से ही हमारा सारा काम हो जाएगा। मतलब ये मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया है, इसके अंदर आप कोई भी फंक्शन पास करो उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा। तो डिपार्टमेंट के लिए भी कॉल करके देख लेते हैं इसको। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैं और इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये हमने एम्प्लॉयज़ पास किया है। इस बार हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट, और इसका डिपार्टमेंट हम लोग चेक करेंगे एडमिन। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, जिम और जॉन, जिनका डिपार्टमेंट जो है वो एडमिन है, और यहाँ पे भी हमारे पास एडमिन लिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सिंगल फंक्शन से ही मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है वो इस फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। मतलब जो भी हमारा फंक्शनैलिटी है, जो भी हमें फ़िल्टर करना है वो इसके अंदर पास कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर कर देगा। तो ये था हमारा हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इस एग्जाम्पल से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है। एरे में हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं जो कि फंक्शन इनपुट में लेते हैं, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं कॉल बैक की। तो ये वही सेम कोड है जो हमने पहले लिखा था। ये हमारे पास ऐड फंक्शन है, पावर फंक्शन है, और ऑपरेशन के अंदर हम FN पास कर रहे हैं। तो ये जो हमारा FN है जिसको हमने यहाँ पे कॉल किया है, इसको हम लोग कॉल बैक कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन जो है वो इनपुट में लिया और उसको कॉल कर दिया। इट्स लाइक कॉल मी बैक व्हेन यू आर डन। तो जो भी आपने फंक्शन पास किया था इसके अंदर, अगर आप उसको कॉल कर देते हो तो वो हमारा कॉल बैक कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल बैक, मतलब आप उसको बाद में कॉल कर रहे हो। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब भी हम आर्ग्यूमेंट्स में फंक्शन को पास करते हैं और उसको कॉल कर लेते हैं तो वो हमारा कॉल बैक कहलाता है। तो इस केस में जो FN है हमारा वो कॉल बैक है, क्योंकि हमने इसको कॉल कर लिया यहाँ पे। तो अगर इसे सिंपल भाषा में समझाऊँ तो कॉल बैक मतलब कॉल मी बैक व्हेन यू आर डन। जब आप डन हो जाओ, जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना। तो जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो अगर इसका एक एग्जांपल बताऊं, तो जब हम सर्वर से डेटा फेच करते हैं तो हम लोग उसको दो फंक्शन पास करते हैं। हम उससे कहते हैं कि भैया जब हमारा सक्सेसफुली डेटा रीड हो जाए तो हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर देना। अगर हमारा सक्सेसफुली रीड नहीं हो पाता है तो हमारा एरर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर देना। मतलब जब सक्सेसफुल हो तो सक्सेस कॉल बैक कॉल कर देना, अब जब एरर हो तो एरर कॉल बैक कॉल कर देना। तो इस तरीके से हम लोग कॉल बैक वाले फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। तो कॉल बैक्स के कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल हो गया, उसके अंदर हम लोग फंक्शन पास करते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता, नाप के रास्ता, हर कोई चला है IT में। IT में IT